नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है 107.8 FM रेडियो जयघोष पर। आपका अपनी दोस्त समरीन के साथ कार्यक्रम शुरू हो चुका है विदुषी, और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं लोक कला से जुड़ी एक ऐसी हस्ती के साथ जिन्होंने बहुत सारी हस्तकलाओं को सीख कर उनमें महारत हासिल की है, चाहे वो तंजौर हो, मैसूर हो, कलमकारी हो, मधुबनी हो। इन सब की तफसील और डिटेल देंगी श्रुति अग्रवाल जी आज हमारे स्टूडियो में। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार समरीन जी, और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से कि आज आपने मुझे ये मौका दिया कि और एक मंच दिया जिसपे कि मैं लोक कलाओं के बारे में बात कर सकूं, और जो कि मेरा ध्येय है कि लोक कलाओं को जन जन तक पहुंचाना, उसमें मैं थोड़ा सा और अग्रसर हूँ जी। अगर हम लोक कलाओं की बात करें तो तमाम तरह के ऐसे सबूत हैं, चाहे वो नृत्य हो, गायन हो या फिर चित्रकला हो, लेकिन चित्रकला उसमें सबसे ख़ास अहम रोल इसलिए रखती है क्योंकि शुरुआत हमारे संप्रेषण की, हमारी बातचीत की इसी से हुई थी। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने चित्रकलाओं के माध्यम से हमें उस वक्त की बहुत सारी घटनाओं का जिक्र गुफाओं में और दीवारों पर और पत्थरों पर चित्रों के माध्यम से जो है हम तक आज भी वो सारे सबूत और घटनाओं का जो विवरण है वो हमें मिलता है। तो इसी पर आज हम आपसे बात करेंगे कि ये जो आपकी चित्रकला है, आपने कई नामों का जिक्र किया, जैसे मधुबनी है, पटचित्र है, तंजौर है, मैसूर है, ये सारी कलाएं आपने सीखी हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि कला और लोक कला में आपने लोक कला को क्यों चुना? बहुत वाजिब सवाल है ये। देखिए, कलाकार तो मैं बचपन से थी, क्योंकि मेरी माँ श्रीमती बीना अग्रवाल वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और मेरे अंदर भी उन्हीं से वो गुण आए, कला के गुण उन्हीं से आए। लेकिन ये था कि और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मेरे पिताजी ने उन्होंने इतना मुझे अवसर प्रदान किए और इतना मुझे सिखाया कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैंने सीखा ही है। लेकिन मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की थी, तो जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी तो हमारा प्रोजेक्ट था फोक आर्ट्स पे, जो हमारा पूरा ड्रेसेस डिज़ाइन करना था वो फोक आर्ट्स पे करना था। ये वो ज़माना था जब इंटरनेट नहीं था, या जो था भी तो वो हम लोग उसका इस्तेमाल जानते नहीं थे, और उसका कुछ भी इतना ऐसा कुछ था नहीं। याद से मैं आपको 30 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो उस समय हमें डिज़ाइन करना था, तो मैं उस समय लोक कला से मतलब एक नाम से, क्योंकि तब मैं जुड़ी कि लोक कला क्या होती है। उसके लिए मैंने म्यूज़ियम में गई, वहाँ पे मैंने किताबों का बहुत अध्ययन किया, उससे मैं जाना। अब तो आपको इंटरनेट पे सब कुछ, अगर आपने एक मधुबनी सर्च करी तो आपको तमाम फ़ोटो मिल जाएंगी, तमाम डिज़ाइंस मिल जाएंगी, और जो हमारे इसके जो क्लासिकल पुराने आर्टिस्ट हैं उनकी भी आपको कला उसमें दिखेगी, तो आप उससे खुद भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। उस समय खैर हमने किताबों से करी, तो उसी समय हमारा कुछ एक रुझान हुआ कि मुझे ये सीखना चाहिए। तो अच्छा, ये जो लोक कलाएँ हैं ये हमारी धरती की, हमारे जो भारतवर्ष की मिट्टी है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोक कला, क्योंकि कलाएं तो पूरे विश्व भर में है, और हमारा क्योंकि जो देश है वो परंपराओं का देश है, संस्कारों का देश है, तो मुझे लगा कि इसको हमें आगे पहुंचाना चाहिए, कि हमने तो जो सीखा या जो भी था सिर्फ ये यहीं तक ना रह जाए, और हमारे आगे की जो जनरेशन है, या जो बहुत से, अब जैसे अब मैं आज सिखाती हूँ तो बहुत सारे आर्टिस्ट मुझसे सीखते हैं, और ये सिर्फ आर्टिस्ट तक ही नहीं रह गया है, बहुत सारे प्रोफेसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे, मतलब जिनकी एक हॉबी थी और शायद वो किसी और लाइन में जाके लेकिन वो नहीं सीख पाए, तो वो आज इससे मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको जो इसमें एक्सपर्टीज़ आपकी जो है वो तंजौर में है, मधुबनी में है, और इसके अलावा आपने पिछवाई और कलमकारी का भी जिक्र किया था मुझसे अभी इस बातचीत से पहले। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जो तंजौर के बारे में कहा था, ये क्या आर्ट फॉर्म है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से है ये आर्ट फॉर्म? ये आर्ट फॉर्म तंजौर जो है, जैसे कि इसका नाम थंजावुर है, तो ये थंजावुर जिला है तमिलनाडु का, वहाँ से है। तो ये करीब 16th सेंचुरी की आर्ट है, जो कि चोला एम्पायर्स था उस समय से है, और इसमें आपको मराठास का, नायक्स का, और चोलास का, डेक्कन का, और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत कुछ यूरोपियन का भी कल्चर इसमें आपको मिलेगा। लेकिन इसको ज़्यादातर जो फ्लरिश किया वो मराठास ने किया। ये शुरुआत तो तब की हुई,
और इसमें जो आप पाएंगे तो ये जो कटहल होता है, जैक फ्रूट जो होता है, उसके प्लैंक्स पे ये बनती थी, क्योंकि उसमें दीमक का असर कम होता था और बहुत ड्यूरेबल वुड थी। अब तो खैर, अब जो मैं भी जैसे जो बनाती हूँ तो अब हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो हम वाटरप्रूफ प्लाईवुड लेते हैं जिसपे हम ये बनाते हैं। तो कपड़े पे लॉन्ग लास्टिंग रहती है। हाँ, ये इसकी ये होती है कि कम से कम ये 1 सेंचुरी तो चलेगी ही चलेगी। 100 ईयर्स की इसकी वो होती है कि 100 ईयर्स आपको चलेगी। तो ये वहाँ के मंदिरों में, मंदिर के जो गुंबद होते हैं वो सब आपको वहाँ पे अगर आप इसी आर्ट फॉर्म के मिलेंगे, इसी आर्ट फॉर्म में मिलेंगे। इसकी जो खासियत है, जिससे कि देख के शायद कोई एक जो आर्टिस्ट नहीं है, एक लेमैन भी है, तो वो इसमें जो सोने का काम जो है उससे देख के इसको पहचानता है। जबकि सोने का काम मैसूर में भी है। मुझे ऐसा लगता है कि तंजौर और मैसूर भाई बहन है। अच्छा, मैसूर में भी गोल्ड का काम है, उसमें भी 24 कैरेट गोल्ड का उसमें भी काम है, और 24 कैरेट गोल्ड का इसमें भी काम है। तो क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि दोनों की बनाने में फ़र्क है। जैसे कि जो तंजौर में जो हम जो उठान देते हैं, जिसको हम जेसो वर्क कहते हैं, तो वो जेसो वर्क उसमें काफ़ी उठा हुआ होता है। मतलब जो आकृतियाँ उभारी जाती हैं, जैसे कि अगर साड़ी का पल्ला है, लक्ष्मी जी बनी है, उनकी साड़ी का जो बॉर्डर है, तो वो वहाँ पे गोल्ड का काम होगा और उसको उठाया जाएगा। वो पूरी मतलब ये कपड़े पे भी बनता है? हाँ, जो आपकी जो पेंटिंग है जो उसमें लक्ष्मी जी बनी है, तो लक्ष्मी जी का जो साड़ी का बॉर्डर आया, तो उसमें भी वो जेसो वर्क होगा। जेसो से मेरा मतलब है जो उठा हुआ जो काम है, जहाँ पे गोल्ड लगाया जाएगा, गोल्ड लगाया जाएगा। तो वो काफ़ी उठा होता है। बनस्पत की आपका जो मैसूर है, उसमें वो बहुत दबा हुआ काम होता है। उसमें भी हम उठाते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक लेयर देते हैं। ब्रश से, महीन ब्रश से काम होता है। और पहले तो ये जो आपका इसका जो ये घास होती है, घास से बनाया जाता था, तो वो मतलब इतना महीन काम होता है मैसूर में। सिर्फ वो एक उसको वो करके, और उसमें जो है जो सफ़ेद लेड होती है जी, और गैम्बॉस होता है। गैम्बॉस बहुत महंगा आता है, वो पीला रंग होता है। अच्छा, तो वो भी यहाँ नहीं मिलता, वो मैं मैसूर से ही मंगाती हूँ। ये भी ऑर्गेनिक होता है? हाँ, ये सब ऑर्गेनिक है ये, और यहाँ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, तो ये आपको मैसूर से ही मंगाना पड़ेगा। खासा एक्सपेंसिव है ये। हाँ, ये सीखना और बनाना, सीखना, अगर आप उसको ट्रेडिशनल वे में सीखना चाहते हो तो जो उसका एक्चुअल फॉर्म है जी, तो उसको जो है उसमें उसको बनाया जाता है। और इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि हम तंजौर कपड़े पे बनाते हैं। मतलब कपड़े को हम कपड़े पे स्केच बना के और हम उसको लकड़ी पे पेस्ट करते हैं, जो हमारा प्लैंक है। और उसके बाद उस पे गोल्ड, उसके बाद उसमें जो है पहले स्टोन्स लगाए जाते हैं, फिर उसमें जो जेसो वर्क है वो होता है, जिसको हम मक वर्क कहते हैं। तंजौर में उसको हम मक वर्क कहते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर वो सोने की पत्थर आती हैं, उनको लगाए जाते हैं। और फिर जो हमारे अर्थ कलर्स हैं, जो नेचुरल कलर्स हैं, उसी से उसको कलर किया जाता है। इसमें जो गोल्ड लगता है, जो स्टोन्स लगते हैं, तो बहुत टीडियस प्रोसेस है। उसमें कम से कम 4 बार स्टोन्स की सफाई होती है। उसको शाइन देने के लिए? शाइन देने के लिए पहले जो स्टोन होता है उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो मिट्टी लग जाती है, वो मिट्टी से सफाई होती है। फिर जब मिट्टी लग गई उसके ऊपर फिर सोना लगाया जाता है। अब उसके ऊपर सोना आ गया तो फिर वो सफाई होगी, वो सोना हटाया जाएगा। फिर अब उसकी जो है कटिंग होगी उसको बराबर जो स्टोन का शेप है वो शेप दिया जाएगा। तो एक एक बारीक बारीक स्टोन और एक पेंटिंग में उतने सारे लगे होते हैं, तो उतनी बहुत लंबा और जिसमें समय देना पड़ता है वैसा काम है। तो आपने ये जो तंजौर का बताया मुझे, इसमें कितना वक्त लग जाता है एक पेंटिंग बनने में? कम से कम 4 से 6 महीना। और आपकी साइज़ अगर बड़ी है तो और आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितना महीन काम कर रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। वो मतलब इसके रेट भी उसके साइज के हिसाब से ही डिसाइड होते होंगे। बिल्कुल। और इसमें समरीन जी, इसमें काम इतना है कि अगर 50,000 का सामान लगाया, तो अगर ये 1 लाख में बिक रही है तो कोई महंगी नहीं है, क्योंकि उसमें मेहनत भी उतनी ही लगती है। आपने बताया 3 से 4 महीने, 5 से 6 महीने उसके साइज पे वो करते करते जो है, जब मैं करती हूँ तो मुझे सर्वाइकल हो जाता है, मुझे पता है कि होना है, क्योंकि वो झुक के, और जब मैं करती हूँ तो इतनी उसमें तल्लीन हो जाती हूँ कि फिर होश नहीं रहता कि अब 3 घंटा हो गया, अब उठ जाओ। अब तंजौर से अब हम बढ़ते हैं मधुबनी की तरफ। मैंने देखा कि आप साड़ी पहने हुए, आई थिंक यही मधुबनी आर्ट है। हाँ जी, ये मधुबनी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये भी आपने ही बनाई है? जी, क्या बात है, ये पूरी साड़ी पे आपने अकेले बनाई है? हाँ, ये इसमें मैंने डोली कहार की सीन बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें जो दुल्हन है वो जा रही है, कहार उसको डोली पे बैठा के ले जा रहे हैं, ये विदाई की है। ओके। हाँ,
तो ये उसी सीन पे बनी है। तो क्या स्टोरी टेलिंग भी चलती है मधुबनी हाँ, में? बिल्कुल स्टोरी अच्छा। टेलिंग चलती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैं रामायण बना रही हूँ, संपूर्ण रामायण मैंने बनाई है, थोड़ा सा काम उसमें रह गया है। तो उसमें भी रामायण के 30 प्रसंग हैं, जिसमें कि हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ से लेकर जो राम राज्याभिषेक हुआ है वहाँ तक की हमने अलग अलग सीन्स सब उसमें ली हैं। ताड़का वध है, राम जी का वनगमन है, मतलब छोटी जो वो विश्वामित्र जी के संग जो वो पढ़ने गए हैं, या जो कैकेयी जी जो कोप भवन में है, या राम सीता जी का विवाह है, या जो वो वहाँ पे मिले हैं अशोक वाटिका में भगवान सीता मैया जो है, जब वो हनुमान जी ऊपर से अंगूठी गिराते हुए पेड़ से आपको दिखाई पड़ेंगे, जो उनकी अग्नि परीक्षा हुई है उसका सीन है। अच्छा। जब उनकी जो पूंछ को जलाया गया और उन्होंने लंका दहन करी, तो वो सीन है। तो वो अलग अलग सीन हमने 30 सीन्स, पहले तो रामायण को डिटेल में पढ़ा हुआ था ही और सुना हुआ भी था। अब उसको विजुअलाइज करके, हाँ, तो उसमें जो आपको मेन था है उसको, हाँ, उसको हमने डाला है। क्या बात है। उसमें कितना वक्त लगा आपको? करीब 3 महीना तो हो गया है, लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है। और ये जो साड़ी आपने पहनी है, इसमें कितना वक्त लगा? इसमें करीब 1 से 1.5 महीना लग जाता है बनाने में। 1 से 1.5 महीना हाँ, लग इसमें जाता हम है। लोग पेंसिल से नहीं बनाते हैं। हाँ, ये डायरेक्ट ब्रश से काम होता है। अच्छा, इसमें ड्रॉ नहीं करते ड्रॉ आप, नहीं डायरेक्ट करते। कलर? हाँ, हाँ, ओह माय ये। गॉड। तो आप समझ सकते हैं कितने परफेक्शन की ज़रूरत होती होगी इसमें, क्योंकि मुझे एक भी हिस्सा इधर से उधर, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है छपा हुआ है। इसको अगर हम पेंसिल से बनाएंगे ना समरीन जी, तो हमें डबल टाइम लगेगा। पहले पेंसिल से हमने उतना बनाया और फिर ब्रश से उतना किया। तो टाइम सेव करने के लिए हम ही नहीं, मधुबनी के जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो डायरेक्ट ब्रश से ही बनाते हैं। ओके। और ये मैम ड्राई क्लीन होती होगी? हम बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ। और इसके कलर्स ऐसे ही रहते हैं? हाँ, बिल्कुल कलर्स ऐसे फेड ही आउट रहते नहीं हैं। होते हाँ, हैं। हाँ। किस तरह के कलर्स का इस्तेमाल होता है मधुबनी आर्ट में? इसमें मधुबनी में देखिए, पहले तो जो होता था वो औरतें घर में ही रंग बनाती थी, और इसके लिए ब्रशेस भी नहीं होते थे। जो ट्विग्स होती हैं, पेड़ों की पतली पतली डंडियाँ ले ली, माचिस की तीली ले ली, इससे जो है वो लोग उकेरती थी, और ये ज़्यादातर दीवारों पे होती थी। इसकी एक खासियत ये है कि इसमें आपको हमेशा बॉर्डर्स मिलेंगे। जैसे अगर मैंने ये बनाया तो इसमें एक बॉर्डर ज़रूरी है, कुछ नहीं है। अगर छोटी सी मधुबनी है तो हम उसमें 3 लाइन बना देंगे, पैरेलल 3 लाइंस बना देंगे, लेकिन बॉर्डर्स होंगे। इसी से आप इसको और गोंद पेंटिंग को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकती हैं। अगर आप देखिए तो गोंद और मधुबनी में भी काफ़ी सिमिलैरिटी दिखेगी, लेकिन गोंद पेंटिंग में कभी बॉर्डर्स नहीं होते। मधुबनी में हमेशा आपको बॉर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि ये जब बनाई गई तो ये औरतें दीवार पे बनाती थी। तो दीवार पे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पेंटिंग, तो वो फ्रेम तो होती नहीं थी, तो उसको फ्रेम देने के लिए एक बॉर्डर बनता था। अच्छा। तो अब जब ये सीता देवी हमारी जब ये आई, ये इसकी पद्मश्री अवार्ड उनको मिल चुका है, तो अब तो खैर वो नहीं है। तो उन्होंने जो है शुरुआत उन्होंने ही करी, फिर बाकी बहुतों ने करा। तो उन्होंने इसको कपड़े पे, कागज़ पे, साड़ी पे, हर चीज़ पे वो लाई। तो जो चीज़ दीवारों पे जो थी वही चीज़ उस पे आई। तो अब ये एक आपका नेसेसरी है, एक इसका रूल है कि आपको बॉर्डर ज़रूर देना है, और उससे वो सीन भी बनते चले हाँ, जाते होंगे ना, बॉर्डर्स भी सीन। तो हाँ, एक जो हाँ, स्टोरी टेलिंग है वो प्रॉपर तरीके से हाँ, हो जाती हाँ, होगी। बिल्कुल। मैं अभी आपसे बात कर रही थी, ऐसा बहुत कम होता है कि आप, मतलब आज के यूथ में या आज के जनरेशन में किसी का इतना इंटरेस्ट हो लोक कलाओं में। मैं आपको सुन रही हूँ, आपने मेरे ख्याल से शायद ही कोई चित्रकला का या हस्तकला का जो है वो टच ना किया हो। आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा बनाया है। इसको देख के तो मैं बिल्कुल अमेज्ड हूँ कि ये इतनी बड़ी सारी, ये आपने कितने दिन में बताया था मुझे? कितने दिन? मैंने 1 से 1.5 महीना में बनाई है, लेकिन ये तो हल्की है। मैंने अभी एक रामायण पे साड़ी बना के मैंने सिंगापुर भेजी। उन्होंने रामायण पे उन्होंने मुझसे कही थी, तो मैंने उसमें करीब 5 प्रसंग लिए। तो पल्ले पे 5 उसमें वो है। तो शुरुआत हमने उसमें उससे करी है, जो सीता जी और राम जी मिलते हैं अशोक, उसमें जब वो सीता जी जाती हैं गौरा मैया की पूजा करने के लिए, और राम जी वहाँ पे आते हैं, और राम जी और लक्ष्मण जी होते हैं, तो वहाँ पे वो फूल चुनते वक्त वो उनका दीदार होता है। अच्छा। तो हमने वो सीन डाला है। उसके बाद फिर हमने राम विवाह का सीन डाला है। फिर जो वो जयमाल का जो सीन है, तीसरी सीन में हमने अशोक वाटिका का दिखाया है। फिर चौथी में दिखाया है कि जब वो बैठी होती हैं और मतलब वहाँ पे अशोक के पेड़ के नीचे, और वो परेशान हैं, तो वो सारी सीन है। और लास्ट में हमने रावण का वो दिखाया है, जब वो रावण का वध हो रहा है, और लास्ट में जब वो पुष्पक विमान पे जा रही होती हैं, तो ये सब आपने कवर किया है। तो उसमें हमने 5 सीन्स दिखाए थे, क्योंकि लिमिटेड एरिया थी हमारे पास।
तो आपने इसको सीखने के लिए कब सोचा कि अब आपको ये सीखना है प्रॉपर, और आपका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ? मतलब आपने कहाँ देखा ये सारी आर्ट्स? जैसे मुझे नहीं याद है, मैं अब इस फील्ड में हूँ तो मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये वाकई विलुप्त होती जा रही हैं, रेयर हो चुकी है। या तो आपको एग्जीबिशंस में दिखाई देंगी, या फिर कोई आप खास प्रोग्राम इस पे देखें तो इस पे चर्चा आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आम लोगों में ये चीज़ वाकई विलुप्त होती जा रही है। तो आपकी ज़िंदगी में इसकी आमद और शुरुआत कब हुई? हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जब हमारी होती हैं, अब का तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिस समय हमारी शादी हुई थी तो शादी में लड़कियाँ एक पेंटिंग अपने हाथ से बना के ले जाती हैं, और आई बीइंग एन आर्टिस्ट तो ज़रूर था कि मैं लेके जाती ही जाती। तो मैंने कहा सबसे रिच जो लगती है वो तंजोर पेंटिंग है। मुझे उस समय तंजोर नहीं आती थी, तो मैंने मैं इलाहाबाद की हूँ, मैं वहाँ पे गई एक जगह जहाँ सिखाते थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैम मुझे सीखना है और बनानी है। तो उन्होंने मुझे उसका 25,000 रुपये बताया। उस समय मेरे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट था, तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया उसको। मैंने कहा छोड़ो, मैं खुद ही बनाऊंगी। फिर मैंने राधा कृष्ण की करीब 6 फीट बाई 3 फीट की पेंटिंग बनाई, और 1 महीने में बनाई। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि वो मैं ऑयल पेंट से बनाई। तो 1 महीना रह गया था शादी को, और मुझे उसे कंप्लीट करनी थी। ऑयल पेंट में क्या होता है कि वो कलर सूखता नहीं है, जल्दी नहीं सूखता, वो कम से कम 24 घंटा लेगा आपको सूखने के लिए, और फिर आप नेक्स्ट पे जा पाएंगे। हाँ, तब आप नेक्स्ट लेयरिंग कर पाएंगे। और वो मैंने पिछवाई बनाई थी। अच्छा। तो जब आप इसको करोगे, जैसे पिछवाई तो कपड़े पे बनती है और इससे बनती है, मुझे उस समय इसका वो नहीं था कि ये पिछवाई होती है और ये है, बनाई वही थी, एक नाम से नहीं पता था। तो अब मैं उसको कैसे मैं सुखाऊं और वो करूं, तो मुझे अपने माता पिता का इतना सपोर्ट मिला। पापा ने हमारे बड़े बड़े हैलोजन लगवाए उसको कलर को सुखाने के लिए, कि वो कलर सूख जाए तो ये सेकंड जो है कोट कर सके। तो उस कमरे में जो है 4-5 हैलोजन मेरी पेंटिंग के पास लगे रहते थे, ताकि जल्दी जल्दी कि वो सूखे और मैं नेक्स्ट लेयर कर पाऊँ। तो एक मेहनत, एक डेडिकेशन, एक लगाव और एक मोहब्बत तो हो ही जाती होगी जो भी इंसान अपने हाथों से बनाता है। जैसे कितनी भी मशीन से खूबसूरत चीज़ें आप बना लें, लेकिन जिस चीज़ में आपका टच होगा, जिस चीज़ में आपका लम्स होगा, उसकी खूबसूरती और उससे आपका जो जज्बातों का जो जुड़ाव होगा वो अलग ही होगा। तो हमारी भी बातचीत चल रही है आज चित्रकला और हस्तकला पे, और हमारे साथ हैं इस वक्त श्रुति अग्रवाल जी। श्रुति जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लोग इसको सीखना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है कि वो कलाओं में, हस्तकलाओं में या फिर लोक कलाओं में आगे बढ़ें, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? मतलब वो कैसे इसकी शुरुआत करें और फिर आगे क्या भविष्य है? समरीन जी, देखिए इस समय तो हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं जहां हम सीख सकते हैं। जैसे जब मैंने सीखा तो आप किसी आर्टिस्ट के पास जाके वहां रह के, शायद उनके घर पे ही रह के तभी आप सीख पाते थे। गुरु शिष्य परंपरा, बिल्कुल बिल्कुल, जो गुरुकुल जो है उसी तरह ही सीख पाते थे। मैंने भी वैसे ही सीखा। लेकिन आज के समय में जैसे मैं ऑनलाइन सिखा रही हूँ, तो और मेरे संग मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है। और मैं इस बात पे और भी एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि मैंने मास्टर आर्टिस्ट लिए हैं, लेकिन वो नेशनल अवार्डी नहीं है। तो देखिए, नेशनल अवार्डी के पास नेम फेम सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ नेशनल अवार्डी ही नहीं है जिसको कला आती है। बहुत सारे छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, उनके पास उतने साधन नहीं हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे उस कला के माहिर और मास्टर हैं वो। तो मैंने उन आर्टिस्ट को पकड़ा और वो हमारी टीम में है। तो उनके द्वारा मैं सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जो हमारे देश हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे, मेरे समझ लीजिए 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर के हैं। अच्छा। क्योंकि वो जब ये इस आर्ट को सीखते हैं ना, लोक कलाओं को, और उनका एक बहुत ही रुझान है इस तरफ इसको सीखने के लिए। वो हमसे कहते हैं मैम इसकी क्लास कब आप डालोगे? मैंने कहा ये ख़त्म हो जाएगी फिर मैं इसकी डालूंगी, क्योंकि उनको लगता है वो आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले जाने कब जाके वहाँ बस गए, अब नहीं आ पा रहे। तो जब वो इसको सीखते हैं तो उनको अपनी उस मिट्टी की सौंधी महक उस आर्ट में आती है, जुड़ाव महसूस उससे वो जुड़ाव महसूस करते हैं कि हाँ, भारत से अभी भी वो जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरी उनसे बात होती है, टाइम का डिफरेंस होता है, तो हमें उस टाइम को देखना पड़ता है। हमारी उनसे बात होती है, वो इतना खुश महसूस करते हैं जब वो इसको सीख लेते हैं, और उनके घर में वो लग जाती है कि उनको लगता है कि हमारा भारत जो है वो फिर से उसमें आ गया। क्योंकि ये सच में ये कला ऐसी है कि जिसमें हम अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दिखाते हैं।
कितना टाइम लगता है एक इंसान को सीखने में, मतलब ये उसकी एबिलिटी पे है या फिर ठीक ठाक? जैसे हमारे जो कोर्सेज हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, हमारा पिछवाई का कोर्स है वो 10 महीने का है। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप कौन सी आर्ट सीख रहे हैं। कौन सी आर्ट सीख रहे हैं और कितने लेवल तक सीख रहे हैं। और आप जो आपकी आर्ट भी अच्छी होनी ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट में अच्छे हैं तभी आप सीख सकते हैं। उसमें क्या है, एडवांस लेवल तक में तो जो है फिर आपको थोड़ा बहुत अगर आर्ट आती है, और नहीं तो हमारे बेसिक कोर्सेज भी हैं जिसमें कि आपको अगर सिर्फ इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, लगन होना चाहिए सीखने की, हम आपको सिखा देंगे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, सिखाना हमारा काम है। क्या बात है। श्रुति हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में और बातचीत चल रही है कई तरह की लोक कलाओं की शैलियों के बारे में श्रुति हमें बता रही हैं। और अब हम बात करते हैं श्रुति आपसे कि आपने जो इंस्टीट्यूशन खोला है या जो ऑनलाइन टीचिंग की आप बात कर रही हैं, इसके लिए आपने कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी रखी हैं या सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही दे रही हैं आप? अभी तो मैंने ऑनलाइन रखी है, लेकिन ऑफलाइन क्योंकि लखनऊ से मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इच्छुक हैं जो कि आके सीखना चाहते हैं मुझसे, वो बैठ के मेरे पास सीखना चाहते हैं। तो बहुत जल्द ही जो है मैं ऑफलाइन भी खोलूँगी। आप लोगों के दुआओं से, आशीर्वाद से मैं ज़रूर खोलूँगी। अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन ही है। क्या भविष्य देखती हैं आप लोक कलाओं में, इस तरह की जो डिफरेंट शैलियाँ हैं उनका? मैम देखिए, मैं कहूँगी जो पहले नहीं था वो अब हो गया है। पहले ये लोक कलाओं का जो रुझान था लोगों को, क्योंकि लोग जानते नहीं थे। जैसे ये कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों को अवसर दिया कि वो सीख पाएं, क्योंकि वो खाली थे, ठहराव दिया उनकी ज़िंदगी में। हाँ, और जो उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा थी उसको और उन्होंने पॉलिश किया, और उनको दूर दराज के जो बैठे हुए जो लोक कला के जो कलाकार हैं उनसे जुड़ने का मौका दिया, उनसे सीखने का मौका दिया। जो कि पहले था कि आप, जैसे कि हमने पहले भी आपसे ये बात डिस्कस भी करी कि गुरु शिष्य परंपरा में ही वो सीख सकते थे। अगर आज जो है वो सिंगापुर में बैठे हैं तो वो वहाँ बैठे बैठे भी जो है, मैं रघुराजपुर से जो पटचित्र जो सर सिखाते हैं, हम उनसे उनको हम मिलवाते हैं और वो सीख रहे हैं। क्या बात है। और इसी के साथ हम अपनी बातचीत को यहीं पर विराम देंगे। श्रुति आप आई हमारे साथ स्टूडियो में, हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।